नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का भय दिखाकर साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को 57 लाख रुपए का लगा दिया चूना। सिविल लाइन पुलिस ने किया मामला दर्ज। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस विधायक और बजरंग दल आमने सामने। विधायक ने कहा, किसी की पूजा पद्धति पर खुद जाकर खलल डालना गलत। मुंगेली पुलिस ने 30 लाख रुपए की हाई प्रोफाइल चोरी का किया खुलासा। ऑपरेशन बाज को मिली कामयाबी। प्रदेश में मानसून की जारी है मेहरबानी। कृषि विभाग ने कहा, सब कुछ ठीक रहा तो सप्ताह भर में खत्म हो जाएगा बोनी का काम। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सिविल लाइन क्षेत्र के 68 वर्षीय बुजुर्ग को फोन कर खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताने वाले एक साइबर ठग ने करोड़ों के घोटाले में संलिप्तता का भय दिखाकर 57 लाख रुपए ठग लिए। ठग ने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर नरेश गोयल को करोड़ों के घोटाले में पकड़ा गया है और जांच में बुजुर्ग का आधार व पैन कार्ड नंबर भी मिला है। आरोपी ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते हुए कहा कि उनके बैंक खाते में जमा रकम को आरबीआई जांच के लिए एक विशेष खाते में ट्रांसफर करना होगा, तभी वे आरोपों से बच सकेंगे। डरे सहमे बुजुर्ग ने अपने 2 खातों से कुल 57 लाख रुपए ठग लिए। बताए गए खाते में उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। एक साइबर ठगी का मामला एक वृद्ध जन द्वारा किया गया है, जिसमें बताया गया कि नरेश गोयल जेट एयरवेज का सीईओ जो पूर्व में मुंबई से अरेस्ट हुआ है और उन्होंने करोड़ों का घपला किया है और उस घपले में इनको भी शामिल बताते हुए इनको मतलब डराया गया कि आपका जो बैंक में पैसा है वो आरबीआई बैंक से आपको उसको वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आज वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर वो डर गया और वो जो बोले वैसा करते हुए उन्होंने आपके एक्सिस बैंक में उनके जो बैंक अकाउंट में पैसा था वहाँ से 50 लाख और एवं एचडीएफसी बैंक से 7 लाख कुल 57 लाख रुपया उसको ट्रांजैक्शन किया गया है। इस तरह से जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है, जो धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। तखतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 अगस्त 2024 को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी 1 साल से फरार था। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही थी। थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल की टीम ने साइबर सेल बिलासपुर की मदद से तकनीकी साक्ष्य और सीडीआर विश्लेषण के आधार पर आरोपी का लोकेशन रायपुर में पाया। विशेष टीम बनाकर रायपुर के सिद्धिविनायक कॉलोनी से पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी भूपेंद्र राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लामटी थाना पथरिया जिला मुंगेली, उसको पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद शादी का झांसा देकर भगाने और जबरन दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराएं लगाई गईं और उसे जेल भेज दिया गया है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व तखतपुर बस स्टैंड से एक माइनर गर्ल की मिसिंग की रिपोर्ट उसकी माता के द्वारा दर्ज कराया गया था। तब से लगातार पतासाजी की जा रही थी और अभी ऑपरेशन मुस्कान के तहत गंभीरता से पता तलाश करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में इसका लिंक तलाश करते हुए लिंक मिलने पर उक्त पीड़िता को रायपुर से आरोपी भूपेंद्र राजपूत जो लमती जिला मुंगेली का रहने वाला है उसके कब्जे से बरामद किया गया है और जांच में पाया गया कि 1 साल तक वो लड़की नाबालिग को अपने साथ रखकर विभिन्न स्थानों में किराए के मकान में रह रहा था और पहचान छुपा के रह रहा था, जिसे पुलिस के द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद बरामद किया गया है। उसे पास्को और
376 जैसी धाराओं में गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया है। जरहाभाटा और मंगला क्षेत्र में देर रात बड़ी कार्रवाई की गई। पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां से अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाश पकड़े गए। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 6 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। जरहाभाटा और मंगला क्षेत्र में 1 अगस्त की रात दबिश देकर कई घरों की तलाशी ली गई। पूर्व में गंभीर अपराधों में लिप्त रहे लोगों को टारगेट कर कार्रवाई की गई। इस दौरान जनित बाजार, सूरज कौशले और प्रफुल्ल डाहिरे, इन सभी को अवैध चाकू और चापड़ के साथ पकड़ा गया। सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। सुबह एक अभियान चलाया गया था वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, जिसमें क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले लोगों को टारगेट रखा गया था, जहां पे 3 बदमाशों को उनको कत्ता सहित पकड़ा गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है तथा अन्य 6 बदमाशों पर प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी दौरान क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे 6 युवकों को भी पकड़ा गया। इसमें रामायण पटेल, नीलेश पटेल, अभिषेक मनहर, प्रहलाद गेंदले, राहुल गुरुटी और यासीन अली शामिल है। लगातार हो रही दबिश से क्षेत्र के असामाजिक तत्वों में खलबली मच गई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा बिलासपुर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किशोर शर्मा को सौंपी गई। रविवार को डबरीपारा स्थित संघ कार्यालय में संपन्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उनके नाम पर सर्वसम्मति बनी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष GR चंद्रा ने कर्मचारियों को संगठनात्मक एकता बनाए रखने का संदेश दिया। निवर्तमान अध्यक्ष राम कुमार यादव ने सभी का आभार प्रकट करते हुए संगठन के प्रति अपनी निरंतर सहभागिता का भरोसा दिलाया। निर्धारित प्रक्रिया के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी राजेंद्र कुमार अवस्थी ने किशोर शर्मा को निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया। उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष किशोर शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन उनके लिए परिवार समान है और शासन से लंबित मांगों के निराकरण के साथ साथ कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता में रहेगा। 31 जुलाई को हमारे पूर्व अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के बाद, जिला शाखा अध्यक्ष का पद का रिक्त होने के बाद, हमारे प्रदेशाध्यक्ष हमारे पूरे जिला शाखा के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि 3 अगस्त को जिला निर्वाचन अधिकारी की घोषणा करते हुए जिला शाखा अध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाएगा। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ कर्मचारी भवन के हाल में जिला शाखा अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी लोकतांत्रिक तरीके से की गई है और निश्चित रूप से आज संगठन के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि संगठन की प्रयास से और हमारे कार्य को देखते हुए जो जिला शाखा अध्यक्ष पद के लिए मैं निष्पक्ष निर्वाचित हुआ हूं, उसके लिए मैं संगठन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, वो भली अदृश्य होता है, लेकिन दिलों पे छाप छोड़ता है और यही प्रयास हमारा रहेगा। इन्हीं भावनाओं को लेकर मैं आगे अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का जो जिला अध्यक्ष श्री राम कुमार यादव जी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए और हमारा जैसे परंपरा रहा है, स्वस्थ परंपरा और छवि रहा है कि हम किसी भी निर्वाचन को किसी गुपचुप ढंग से नहीं, खुले दिल से करते हैं। और आज पूर्व घोषणा के अनुसार आज 3 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजेंद्र अवस्थी जी के द्वारा एक ही आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उनको जिला अध्यक्ष श्री किशोर शर्मा जी को घोषित किया गया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं श्री किशोर शर्मा जी को ढेर सारी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है उस पर खरे उतरेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ा हुआ है। हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं ने इस विवाद को और गहरा कर रख दिया है। बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश भर में सक्रिय धर्मांतरण गतिविधियों का विरोध जारी रखा है। वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने इसे एक साजिश करार देते हुए कहा कि किसी की पूजा पद्धति को जबरन धर्मांतरण बताना गलत है। उन्होंने इस पर कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी बताई, ना कि किसी संगठन की। धर्मांतरण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि प्रदेश भर में बाहरी लोग नन या पादरी यहां आकर भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर धर्म बदलने का काम कर रहे हैं। उन्हें नौकरी का लालच, डर दिखाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यह खेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जाएगा। नहीं कहा जा सकता कि यहाँ धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण 100% हो रहा है। आज बस्तर, जसपुर ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए ऐसा नहीं है। रायपुर की राजधानी में भी आज धर्मांतरण हो रहा है, जो प्रार्थना के नाम पे जिस तरह से हिंदू समाज का धर्मांतरण कर रहे हैं। आप प्रार्थना स्थलों पे देखिए कैसे वहाँ पे वर्मा, साहू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेन, ये सभी जाति वहाँ पे मिल रही है। सभी जातियों का ये धर्मांतरण कर रहे हैं। ये धर्मांतरण रुकना चाहिए और ऐसे ननों को जिनको कोर्ट ने जमानत दी है तो उस हम कोर्ट की इस जमानत का हम सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। मगर ये लड़ाई यही नहीं रुकी है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जो अन्य प्रदेशों से आके नन, पादरी अपने छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को नौकरी और पढ़ाई के नाम पे जिस तरह से लालच में फंसा के इस प्रदेश से अन्य प्रदेशों में ले जाने का काम कर रहे हैं, रोकने का काम बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता करने वाला है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का कहना है कि अगर धर्मांतरण जैसे मुद्दे आते हैं तो उन पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि बजरंग दल। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जहाँ पे भी बजरंग दल धर्मांतरण को लेके जब जाता है तो प्रशासन को सूचना देता है। जहाँ प्रशासन नहीं आती वहाँ पे बजरंग दल का कार्यकर्ता स्वयं कार्रवाई करता है, मगर प्रशासन को संज्ञान में लेके करता है। अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं कुछ स्थानों पे तो ये तो सीधे सीधे बजरंग दल की लड़ाई का काम है। धर्मांतरण रोकना, हिंदू समाज को धर्मांतरित होते बजरंग दल का कार्यकर्ता कैसे देख सकता है? तो इन विषयों को और ऐसी अफवाहें बहुत सारी होती रहती हैं। ऐसे विधायकों की हम बात बिल्कुल नहीं सुनते। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने धर्मांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी धर्मों में पूजा का एक दिन निर्धारित होता है। जिस तरह मंगलवार को बजरंगबली की पूजा की जाती है, उसी तरह रविवार को दूसरे धर्मों के लोग अपने आराध्य की उपासना करते हैं। ऐसे धार्मिक आयोजनों को जबरन धर्मांतरण कहना निंदनीय है। देखिए, धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये प्रोपोगंडा का मामला है। आप भी जानते हैं कि मंगलवार को हनुमान मंदिर में पूजा होती है, बृहस्पतिवार को गणेश मंदिर में पूजा होती है और इतवार को सभी चर्चों में प्रेयर होती है। तो कहीं ना कहीं दहशत का वातावरण बनाया जा रहा है। खासकर बजरंग दल और तमाम ऐसे संगठन जो इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। धर्मांतरण का एक भी प्रकरण पुलिस ने दर्ज नहीं किया है और धर्मांतरण होने की प्रक्रिया होती है कि आखिर कोई आदमी आके जवाब दे कि उसका धर्मांतरण मतलब उसको दबावपूर्वक किया जा रहा था, उसको प्रलोभन दे के किया जा रहा था। मुझे अपने धर्म को स्वीकार करने की मुझे आज़ादी है। मैं किसी भी धर्म की प्रेयर कर सकता हूँ। मैं अगर परेशान हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं किसी परेशानी में हूँ तो मैं मंदिर भी जाऊँगा, मस्जिद भी जाऊँगा, गुरुद्वारे भी जाऊँगा, चर्च भी जाऊँगा। जहाँ मुझे अच्छा लगेगा वहाँ मैं जा सकता हूँ। पर मुझे कोई ताकतपूर्वक, बलपूर्वक या प्रलोभन देके करेगा तब उस धर्मांतरण की श्रेणी में। पर अभी जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए किया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो पुलिस कार्रवाई करे, ना कि बजरंग दल कार्रवाई। विधायक ने यह भी कहा कि अगर कहीं अवैध गतिविधि हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है, किसी संगठन की नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान जोश और जागरूकता के साथ जारी है। बिलासपुर में सुबह एक भव्य स्वच्छता प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और स्काउट गाइड ने एकजुट होकर स्वच्छता का संदेश दिया। शनिवार सुबह 7 बजे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय से अपर महाप्रबंधक विजय कुमार साहू के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकली। इसमें सभी प्रधान विभाग अध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर, नागरिक सुरक्षा दल और रेलवे स्कूल के बच्चे शामिल हुए। तितली चौक होते हुए यह फेरी बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां हाथों में स्लोगन और पोस्टर लेकर प्रतिभागियों ने राहगीरों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। स्टेशन परिसर में नागरिक सुरक्षा दल, स्काउट गाइड और बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर यात्रियों को गंदगी के नुकसान, सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों और सफाई बनाए रखने के फायदों के बारे में बताया। नाटक में पर्यावरण पर प्लास्टिक के असर और इसके उपयोग में कमी लाने के उपायों को रोचक अंदाज में पेश किया गया। अपर महाप्रबंधक विजय कुमार साहू ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि रेलवे स्टेशन और कोचों को साफ सुथरा रखने में सभी की भागीदारी जरूरी है। यह व्यक्ति को सजग रहकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। रेल प्रशासन ने रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई और अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन रेल वन की शुरुआत की है। इस ऐप में यात्री टिकट बुकिंग से लेकर किसी तरह की शिकायत और मदद ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करना है, जिसे सरल और स्पष्ट UI यूजर इंटरफेस के माध्यम से साकार किया गया है। यह न केवल सभी सेवाओं को एक साथ पर समाहित करता है बल्कि सेवाओं के बीच एकीकृत संपर्क भी प्रदान करता है। इससे उपयोगकर्ता को रेल सेवाओं का समग्र पैकेज मिलता है। रेल वन ऐप यात्रियों की सभी आवश्यक सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन के जरिए यात्री जनरल टिकट रिजर्वेशन एवं प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग, ट्रेन की वर्तमान स्थिति, देर से आगमन, प्रस्थान समय की जानकारी, रियल टाइम सफर के दौरान मनपसंद भोजन ऑनलाइन करने पर यात्री के बर्थ पर प्राप्त होंगे। ट्रेन रद्द होने, प्लेटफॉर्म परिवर्तन, विलंब की स्थिति में तत्काल सूचना, शिकायतें या सुझाव सीधे रेल प्रशासन तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने रेलवे मंत्रालय से रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर यात्रियों की सुविधा और जनहित का हवाला देते हुए आग्रह किया है। छात्र युवा नागरिक संघर्ष समिति ने भी इस ट्रेन को शुरू किए जाने की मांग की है। जिले के कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भारत सरकार के रेल मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इंटरसिटी एक्सप्रेस को बिलासपुर तक विस्तारित करने की मांग की है। विधायक अटल श्रीवास्तव ने अपने पत्र में लिखा है कि रायपुर जबलपुर के बीच एक नई इंटरसिटी ट्रेन सेवा शुरू की गई है, जो रायपुर से गोंदिया बालाघाट होते हुए जबलपुर तक जाती है। लेकिन यह सेवा फिलहाल रायपुर से ही प्रारंभ होती है, जिससे बिलासपुर के यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्वयं बिलासपुर में स्थित है और यहाँ से बड़ी संख्या में यात्री गोंदिया, बालाघाट और जबलपुर की ओर नियमित रूप से यात्रा करते हैं। विधायक का कहना है कि यदि इस ट्रेन को बिलासपुर से प्रारंभ किया जाए तो यह न केवल बिलासपुर बल्कि कोरबा, जांजगीर, मुंगेली जैसे आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ यात्रियों को सीधी ट्रेन सेवा मिलेगी बल्कि ट्रेनों में भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। छात्र युवा नागरिक संघर्ष समिति ने भी इस ट्रेन को बिलासपुर से प्रारंभ करने की मांग उठाई है। समिति ने तर्क दिया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय खुद बिलासपुर में स्थित है। बावजूद इसके यहाँ से गोंदिया, बालाघाट और जबलपुर जैसे क्षेत्रों में सीधी ट्रेन सुविधा नहीं है, जबकि उक्त रूट का पूरा बजट बिलासपुर जोन से स्वीकृत हुआ है। रायपुर डिवीजन का इससे कोई वास्ता नहीं है। गौरतलब है कि गोंदिया से जबलपुर तक की पूर्ववर्ती मीटर गेज लाइन को अब ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है और यह पूरा क्षेत्र नागपुर डिवीजन में आता है, जो बिलासपुर जोन का हिस्सा है। नई ट्रेन रायपुर से जबलपुर वाया गोंदिया कल शुभारंभ होने वाला है, क्योंकि बिलासपुर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको गोंदिया, गिरपुर, जबलपुर और बालाघाट जाना होता है। इस ट्रेन को बिलासपुर से शुरू किया
शुरू किया जाना चाहिए ताकि बिलासपुर के आसपास के लोगों को गोंदिया, बालाघाट और जबलपुर जाने की सहूलियत हो और उस ट्रेन को यहाँ से शुरू करने की आज रेल मंत्री जी से मांग की। देखिए, जो हमारी छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति है, ये हमेशा से रेल के मुद्दे और बिलासपुर के हितों को उठाती रही है। रेलवे जोन का आंदोलन बीसी समिति के बैनर पे हुआ। ये जो हम विरोध कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि ये पूरा इलाका जो गोंदिया से जबलपुर छोटी लाइन हुआ करता था, ये बड़ी लाइन में बदला गया। आज ये पूरा इलाका बड़ी लाइन में बदल गया। सारा बजट इसका बिलासपुर जोन से सैंक्शन हुआ, रायपुर डिवीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। रायपुर, ये पूरा इलाका नागपुर डिवीजन में है और नागपुर डिवीजन बिलासपुर जोन में है। तो इवन रेलवे के कर्मचारी अधिकारियों को जो उस इलाके में पोस्टेड हैं, अगर उनको बिलासपुर आना है तो उनको सीधी ट्रेन चाहिए। पूरे भारत में एक अकेला बिलासपुर रेलवे जोन है जिसके पास अपने पूरे क्षेत्र में जाने के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। तो केवल खनिज दोहन के लिए जो अंग्रेजों का पैमाना था, ये रेल लाइन बना के खनिज दोहन करते थे, कोरबा तक बनाए, विश्रामपुर तक बनाए, अब बीकापुर बनाने में 40 साल लगा। वही हाल अभी भी है, इसलिए पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हमारी मांग है कि रायपुर बिलासपुर जो जबलपुर इंटरसिटी है, इसको बिलासपुर से चलाया जाए। अटल श्रीवास्तव ने भरोसा जताया है कि रेलवे मंत्रालय इस मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि यह मांग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आम जनता की आवश्यकता से जुड़ी है, जिसे लंबे समय से महसूस किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में हाई प्रोफाइल चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत कुछ ही दिनों में आरोपियों को पकड़कर मामला सुलझा लिया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की पॉश कॉलोनी पृथ्वी ग्रीन फेज 1 में 26 जुलाई की रात 4 घरों के ताले तोड़कर करीब 30 लाख रुपए की चोरी की गई थी। इस मामले में प्रार्थी आयुषराम और त्रिभुवन यादव ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर एसडीओपी मयंक तिवारी व डीएसपी नवनीत पाटिल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्वे और एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स की मदद से चोरों की गतिविधियों को दिल्ली व ग्वालियर तक ट्रेस किया। आरोपी चोरी के बाद हवाई जहाज से दिल्ली भाग गए थे और वहां ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। ग्वालियर से एक आरोपी सूरज कुर्रे को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी संदीप सतनामी फरार हो गया। आगे की कार्यवाही में वेद प्रकाश उर्फ बेदू और गुलशन साहू को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनसे कुल 30,67,740 रुपए नकदी, जेवरात, मोबाइल व वाहन बरामद किए हैं। सभी चीज़ों को टेक्निकल इन सीसीटीवी फुटेज और सभी चीज़ों को देखने के बाद में कहानी इस प्रकार से क्लियर हुआ कि संदीप सतनामी नाम का व्यक्ति, जिसके खिलाफ पहले से अपराध दर्ज है, अपने साथी जो ड्राइवर था सूरज कुर्रे और अपने दूसरे साथी मंजीत के साथ में यहाँ पर आया था और आने के बाद में मंजीत और संदीप ने घटना को अंजाम दिया। चोरी के पैसे, ये सभी चीज़ों को लेकर के वह भागा। मंजीत को उसने सरगांव थाना क्षेत्र में उसने छोड़ा, अपने सरवन कापा क्षेत्र में उसने छोड़ा और उसके बाद में यह सूरज कुर्रे के साथ में गाड़ी के माध्यम से एयरपोर्ट गया और वहाँ से दिल्ली भाग गया, जिसको पकड़ने के लिए हमारी टीम गई थी और वहीं पर हम लोगों ने सूरज कुर्रे को पकड़ करके लाया।
चूँकि अभी संदीप फरार है और मंजीत फरार है, उसके लिए अभी टीम लगी है और जल्द ही उसको हम लोग जल्द ही हम लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं एसपी सर को देना चाहूँगी। जब हमारे घर में चोरी हुआ था तो हम बहुत बुरे हालत में थे। जब सर आए, हम लोगों को विश्वास दिलाए, बोले कि जैसे आप लोग मरीज का मतलब इलाज करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, वैसे ही आप हम लोग के ऊपर भी विश्वास करिए, मिलेगा आप लोगों का पूरा सामान आप लोगों को मिलेगा, बस हम लोगों के ऊपर विश्वास करिए। एक भाई के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ। ऐसे करके सर ने हम लोग को विश्वास दिलाया था, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी अच्छी टीम दी है पुलिस की हमारे मुंगेली ज़िला में, कि हमारे घर में शनिवार रात को चोरी हो गया था। 26 तारीख को नाइट ड्यूटी गए थे हम लोग तो, और उसको कल हम लोग को बताया कि ऐसे आपका संदिग्ध पकड़ा गया है करके। और हमारे मुंगेली ज़िला के सारे पुलिस वालों को हम तहे दिल से, हमारे परिवार में अब छोटी बच्ची है, मैं उसके लिए हम भविष्य को तय करने के लिए पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। फरार आरोपी संदीप सतनामी और मंजीत की तलाश जारी है। ये गिरोह पूर्व में कई जिलों में चोरी, मारपीट व हत्या के प्रयास जैसे मामलों में शामिल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। सेकंड छत्तीसगढ़ स्टेट पेचाक सिलाट मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन 3 अगस्त को त्रिवेणी भवन में संपन्न हुआ। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर जिला सिलाट एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों के साथ 50 कोच, मैनेजर व निर्णायक मंडल की उपस्थिति रही। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद व पूर्व योग आयोग सदस्य रविंद्र सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पलक जायसवाल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएसपी कविता धुर्वे, छत्तीसगढ़ सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष सुशील मिश्रा और फ्यूचर साइंस स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद इमरान खान उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने आत्मरक्षा, अनुशासन और शारीरिक दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया। सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन अध्यक्ष यू मुरली राव ने बताया कि यह प्रतियोगिता युवाओं में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इधर पंचायत सिलाट का एक दिवसीय टूर्नामेंट आज आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अभी आधा हमने कंप्लीट कर चुके हैं। लंच तक सारे टूर्नामेंट हमारे ख़त्म हो जाएंगे, रात सेरेमनी वगैरह होंगे। और हम ये फर्स्ट टाइम है ये टूर्नामेंट को हम जिस तरीके से संचालित कर रहे हैं। आगे हमारे समीर भाई इस चीज़ को संचालित कर रहे हैं, कई सालों से इस चीज़ के लिए लगे हुए थे, जो छत्तीसगढ़ में इस गेम को अच्छे से प्रमोट हो सके। और कई सालों से यहाँ चला भी रहे थे छोट मोट करके, लेकिन इत्तफाकन अभी ये बॉडी हमारे समीर भाई के हाथ में आ चुकी है। आगे हम बड़े पैमाने में इसको काम करना चाहेंगे और छत्तीसगढ़ के कोने कोने हर ज़िले पे हमारा इंस्ट्रक्टर हो और हमारी टीम चले। और अभी फ़िलहाल भी हमारे हाथ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, जो आगे हम उसको और आगे संचालित करके बॉडी को एक बड़ा रूपरेखा से तैयार करना चाहते हैं। ये राज्य स्तरीय पंचाक सिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के 200 खिलाड़ी एवं 50 कोच मैनेजर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मनीष बाग जी ने बताया कि हम सभी जिलों में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमें आशा है कि हम ये और आने वाले 6 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ के 20 जिलों तक हम अपनी इस खेल की पहुँच पहुँचाएँगे, क्योंकि पंचाक सिलाट भारत सरकार खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त खेल है और इस खेल का लाभ जो है बच्चों को मिलेगा। इसका खेलो इंडिया में भी खेला जाता है, खेलो इंडिया बीच गेम और खेलो इंडिया वोमेंस लीग में भी ये शामिल है। तो निश्चित इस मार्शल आर्ट का भविष्य जो है उज्जवल है। अन्य मार्शल आर्ट की अपेक्षा इसमें सेल्फ डिफेंस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। तो जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा, उसी रूप में हम काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में इस खेल को बहुत अच्छे स्तर तक लेके जाने की प्रयास करेंगे। आधारशिला विद्या मंदिर सैनिक स्कूल बिलासपुर में शनिवार को यूथ पार्लियामेंट का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, विचार विमर्श की संस्कृति और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री शामिल हुए, जिन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन किया और युवाओं के भविष्य निर्माण में भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। आधारशिला विद्या मंदिर सैनिक स्कूल बिलासपुर में शनिवार को यूथ पार्लियामेंट के तहत
छात्रों को संबोधित करते हुए युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कहा गया कि आज का युवा ही आने वाले भारत का भविष्य तय करेगा। यूथ पार्लियामेंट में छात्रों ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की और छात्र छात्राओं ने विपक्ष और पक्ष की भूमिकाएं निभाते हुए प्रश्नकाल जैसे सत्रों को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कहीं ना कहीं पार्टीवाद हो रहा है। एक नेता दूसरे नेता को बढ़ने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आता है, उसकी ओपिनियंस अलग हैं। सिर्फ इस वजह से हम कहीं ना कहीं अपने देश के हित को रोक रहे हैं। तो महोदय, आपका इस बारे में क्या मानना होगा और आप यहाँ उपस्थित युवाओं को क्या बताना चाहेंगे कि ये भी एक लड़ाई है जो लड़नी चाहिए, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका क्या जरिया है और आप क्या करना चाहेंगे? कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने विशेष रूप से भाग लिया। मुख्य अतिथि रौनक खत्री ने छात्रों को लोकतंत्र की गरिमा, युवाओं की जिम्मेदारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज का युवा जागरूक हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र जीवन में ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में वे जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी के केंद्रीय शीर्ष के द्वारा सभी यूनिवर्सिटी का जायजा लेने को कहा गया है, जिसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। प्राप्त समस्याओं पर आगे चलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हमारा यूथ पार्लियामेंट में आए थे। बहुत ही भव्य आयोजन सारी टीम ने मिलकर आयोजित किया था, जिसमें हमें निमंत्रण दिया गया था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों ने अपनी परेशानियां ही बताई थी, तो उस विषय पर हम यूनिवर्सिटी भी गए थे, विश्वविद्यालय भी गए थे। तो ये सारा दौरा है, कल की हमारी वापसी रहेगी। युवाओं को एक संदेश है, अपनी आवाज़ के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। सड़क से लेकर संसद तक आपको संघर्ष अपने लिए करना पड़ेगा। अधिकतर पद शिक्षकों के पद का मैंने डाटा बताया, 8,194 शिक्षकों के पद खाली है। 22,000 असिस्टेंट शिक्षकों के पद खाली है। 2,2500 के करीब लेक्चरर के पद खाली है। तो सरकार से मेरा निवेदन है, उन पदों को भी जल्द से जल्द भरने का काम करे, ताकि प्रदेश के अंदर शैक्षिक संस्थानों की हालत को सुधारा जाए। कार्यक्रम के बारे में आधारशिला विद्या मंदिर स्कूल के डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यूथ पार्लियामेंट जैसे आयोजन न केवल छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करते हैं, बल्कि उन्हें भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने और उसमें अपनी भूमिका तय करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने आयोजन समिति के सभी सदस्यों को इसकी बधाइयां दी। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहाँ बच्चे न केवल जागरूक होते हैं अपनी देश की समस्याओं से, और ग्लोबल लीडर्स के रूप में उभरने का उनको एक मौका मिलता है। और आज जैसे रौनक खत्री जो डीयू के प्रेसिडेंट हैं, वो एज ए गेस्ट है। मुझे लगता है ये बिलासपुर के लिए बड़े गर्व की बात है, और उनकी स्पीच, उनके कॉन्सेप्ट सुनकर मुझे लगता है युवा प्रेरित हुए होंगे। और ये मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है जो यहाँ के युवाओं द्वारा स्वयं ही आयोजित किया जा रहा है। हमारे स्कूल का तो ये रोल था कि हमने उनको वेन्यू प्रोवाइड किया, और मुझे लगता है युवाओं के द्वारा एक अच्छी पहल, और उसका प्रतिसाद भी अच्छा है, लोगों में उत्साह है। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक और अन्य अतिथि भी उपस्थित रहे। यूथ पार्लियामेंट का ये आयोजन छात्रों के लिए एक यादगार अनुभव रहा, जिससे उन्हें न केवल नेतृत्व कौशल विकसित करने का अवसर मिला, बल्कि लोकतंत्र की बारीकियों को भी समझने का मौका प्राप्त हुआ। स्कूल प्रबंधन और आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। सभी हमारे साथियों के द्वारा एक युवा संसद का आयोजन किया गया था, आरंभ यूथ पार्लियामेंट। इसके लिए भी हमारी टीम एवं समस्त साथी जो मेरे साथ थे हमेशा शुरू से, वो हमेशा मेरे साथ निरंतर मेरा साथ देते रहे। और इस कार्यक्रम आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरा दिन है। अगर ये कार्यक्रम आज दूसरा दिन तक पहुंचा है, तो उसमें मेरा कुछ श्रेय नहीं है, मेरे पूरे टीम का श्रेय है। और मैं अपनी टीम ने एक परिवार मानता हूँ। ये श्रेय तभी आरंभ को करवाने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा वो था कि हम पहले से हम सोचते आ रहे थे कि कुछ युवाओं के लिए अलग करना है, कुछ बच्चों के लिए अलग करना है। हम भैया एक वैसे बच्चों को मौका दे रहे हैं भैया, जो बच्चे किसी चीज़ को बोलने से डरते हैं, जो बच्चे किसी को हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करने से डरते हैं, उन बच्चों को हम दिखा रहे हैं। क्योंकि भैया ये देश युवाओं का है, और जो युवा आज है वो आगे भी रहेगा। भैया एक शायरी याद आता है, संघर्षों की छाया में नित रोज जवानी पलती है, जिधर जवानी मुड़ती है उधर जवानी चलती है।
स्कूलों में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी अनुभव है। ये छात्रों को न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय प्रक्रियाओं और सार्वजनिक बोलने की क्षमता के बारे में सिखाता है, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने और देश के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष जिले में मानसून ने मेहरबानी दिखाई है। सामान्य से 150 mm अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिससे जिले के किसानों के चेहरों पर रौनक है। अच्छी बारिश के चलते खेतों में तेजी से बोनी का कार्य चल रहा है। कृषि विभाग के अनुसार यदि इसी प्रकार मौसम अनुकूल रहा तो 15 अगस्त के पहले ही जिले में बोनी का कार्य पूरी तरह संपन्न हो जाएगा। इस बार समय से पहले और भरपूर बारिश होने के कारण खेतों में नमी की स्थिति बनी हुई है, जो धान समेत अन्य खरीफ फसलों की बुआई के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है। किसानों ने धान, कोदो, अरहर, उड़द, सोयाबीन और मक्का जैसे फसलों की बुआई जोर शोर से शुरू कर दी है। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल खरीफ रकबा लगभग 2 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से अब तक 70% से अधिक क्षेत्र में बोनी का कार्य पूरा कर लिया गया है। यदि बारिश की यही स्थिति बनी रही तो बाकी बचे क्षेत्रों में भी आने वाले 1 सप्ताह में बुआई का कार्य संपन्न हो जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में फिर भी हमारे बिलासपुर में अभी तक की जो बारिश हुई है, गत वर्षों की अपेक्षा कम से कम 1.5 से अधिक बारिश हुई है, जो अच्छी बारिश है, जिसके चलते हमारे यहाँ खरीफ सीजन की बोनी प्राय जो छिड़काव बोनी करते हैं किसान भाई, उनका 100% हो चुका है और 75 से 80% हमारे रोपा कार्यक्रम पूर्णता की ओर है और मुश्किल से 10 या 15 अगस्त के पहले तक हमारे जहाँ तक 100% बोनी कार्यक्रम, रोपा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अभी तक फसल की स्थिति बढ़िया है, किसी प्रकार कोई ऐसी नियमित नहीं हुई है कि बस बारिश के चलते लोगों को बोनी कार्य रुक गया हो और या नहीं कर पाया हो। इस साल की भरपूर बारिश ने न केवल फसल की बुनियादी जरूरतें पूरी की हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने का काम किया है। कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी के लिए यह वर्ष उम्मीदों भरा साबित हो सकता है। यदि बुआई समय पर पूरी हो जाती है और आगे भी मौसम अनुकूल बना रहता है तो जिले में खरीफ फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने जिला और निगम प्रशासन ने नई सड़कों और फ्लाईओवर का प्रस्ताव शासन को भेजा। इसमें से PWD द्वारा भेजे गए राजीव गांधी इंदिरा सेतु के ऊपर तक फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी मिल गई है। ये फ्लाईओवर सरकंडा, मोपका और कोनी तरफ डाइवर्ट होगा। अरपा तट के नवनिर्मित सड़क के दूसरे फेज की स्वीकृति निगम को मिल चुकी है। इसके आगे के दोनों तरफ प्रस्तावित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। इसके अलावा शहर के नए जुड़े इलाके सरकंडा के अशोकनगर, बिरकोना रोड और नए क्षेत्र मंगला के सड़क विस्तार की भी स्वीकृति हो गई है। निगम और PWD ने टेंडर और अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी है। बारिश के बाद युद्ध स्तर पर इन सड़कों के विस्तार का कार्य शुरू कराया जाएगा। निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि शहर के सर्वांगीण विकास के लिए सिटी बस योजना समेत और कई विकास के कार्यों पर फोकस किया जा रहा है। शहर का विस्तार हुआ, नई कॉलोनियां अस्तित्व में आई, आबादी भी बढ़ी, लेकिन सड़कें नहीं बढ़ी। यही वजह है कि सड़कों के विस्तार, चौड़ीकरण, नवीनीकरण
और नई सड़कों पर पूरा फोकस किया जा रहा ताकि शहरवासियों को आवागमन के लिए अतिरिक्त और अच्छी सड़कें मिल सके। शहर में क्योंकि सर्वांगीण विकास हो और क्योंकि ट्रैफिक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको कंट्रोल किया जा सके और इसमें नए नए रोड्स और बनाए जा सकें, इसके लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने प्लान किए हुए हैं। एक फर्स्ट तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है एक नया हाईवे जो कि अपना जो ओवरब्रिज होगा जो राजीव गांधी चौक से जाएगा इंदिरा सेतु के ऊपर से होते हुए मोपका और अपना सरकंडा तरफ और कोनी तरफ वो डाइवर्ट होगा। इस रोड का सैंक्शन मिल चुका है, सर्वे प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा हमारा अरपा जो रिवर है इसके अलॉन्ग जो रोड्स हो रहे थे इसको कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग आगे बढ़ गई है और उसमें एक फर्स्ट फेज का स्वीकृति प्राप्त हो गई है, 2 अन्य का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है। इसके बाद हमारा क्योंकि नए क्षेत्र जो जुड़े थे वहाँ पे भी हमें एरिया को बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ विस्तार की ज़रूरत है। तो अशोकनगर सरकंडा जो बिरकोना जो रोड है उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मंगला में हमारा मंगला एरिया में विस्तार हेतु वहाँ की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और अन्य बहुत सारे ऐसे स्वीकृतियाँ हैं जो हमें प्राप्त हो गई है, जिसके टेंडर भी लग गए हैं और सब बरसात के बाद जो है युद्ध स्तर पर सब में काम दिखने लगे। देखा जाता है कि वर्किंग आवर और शाम के समय शहर के मुख्य मार्गों पर भीड़ की वजह से जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में ओवरब्रिज के बन जाने के बाद न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों को जाम से थोड़ी निजात मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग इस दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही नई फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा इस माह 4 से 6 अगस्त तक बिलासपुर सहित पूरे राज्य में 3 दिवसीय खाद्य पदार्थों की विशेष जांच एवं जन जागरूकता अभियान बने खाबो बने रहिबो अभियान संचालित किया जाएगा। वर्षा ऋतु में खाद्य जनित बीमारियों संक्रमण की रोकथाम एवं जन सामान्य को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराए जाने विभाग प्रतिबद्ध है। स्ट्रीट फूड वेंडर, हैंडलर, खाद्य सेवा प्रदायकर्ताओं से विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य पदार्थों के सुरक्षित हैंडलिंग, खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ताजे एवं स्वच्छ भोजन जन सामान्य को परोसे जाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में आवश्यक है कि स्ट्रीट फूड एवं रेस्टोरेंट में सघन जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया जाए और लोगों को सुरक्षित खाद्य के बारे में जागरूक किया जाए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में व्यापम द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में कुल 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 17,115 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इनमें से 15,264 परीक्षार्थी उपस्थित रहे जबकि 1,851 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक रही। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 तक चली। रविवार को परीक्षा केंद्रों में सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ लग गई थी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। परीक्षा देने के बाद कई परीक्षार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। अधिकांश छात्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर मध्यम रहा, जिसमें विज्ञान के साथ साथ प्रयोगशाला प्रबंधन, उपकरण संचालन तथा सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न शामिल थे। ठीक था, एग्जाम का पैटर्न बराबर था। क्वेश्चन एकदम इजी भी नहीं था, एकदम हार्ड भी नहीं था। सब्जेक्ट से ज़्यादा हार्ड लगा। साइंस थोड़ा डिफिकल्ट लगा, कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे थोड़े। कितना बार अभी तक आप एग्जाम दिया?
मैं प्रयोगशाला का पहली बार दिया हूँ। क्या लगता है क्या? अब अटेम्प्ट तो किया हूँ मैं, 88 अटेम्प्ट किया हूँ। रिजल्ट ही बताइए। पेपर तो ठीक था, इजी था। कौन सब्जेक्ट ज़्यादा कठिन लगा, सरल लगा था? नहीं, मेरा तो बायो थोड़ा हुआ है, तो बायो उसका सारा पेपर ठीक था। छत्तीसगढ़ में ठीक था, कुछ जैसे नया क्वेश्चन आ गया था करंट का। छत्तीसगढ़ी में किस प्रकार का सवाल पूछा गया था? छत्तीसगढ़ में करंट का ही था, जैसे ये क्या बोलते हैं भूगोल का, नदी सबका था। फिर अभी करंट का क्या बोलते हैं नक्सल प्रभावित वाला, वो सब कुछ पूछा था। इजी था पेपर वैसे, ठीक था। परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और नकल पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश लागू किए गए थे। प्रश्न पत्र के विषय में परीक्षार्थी सोनू प्रिया, जो पहली बार यह परीक्षा दे रही थी, उन्होंने कहा प्रश्न पत्र उम्मीद के मुताबिक था। वहीं कामिनी यादव ने बताया सामान्य ज्ञान और विज्ञान के कुछ प्रश्न थोड़े कठिन लगे, लेकिन बाकी प्रश्न सरल थे। और क्वेश्चंस के लेवल ठीक थे और सही गया पेपर। इस सब्जेक्ट से ज़्यादा हार्ड लगा क्या आपको? मतलब सारे इक्वल थे, एकदम से टफ जो रहता है वैसा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब सारे इक्वल क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस के। मैं भी एग्ज़ाम दे ही रही हूँ, मतलब कंटिन्यूसली। और ये लैब वाला मेरा फर्स्ट पेपर था। ये अच्छा गया है अपना, मतलब छत्तीसगढ़ का भी तो अच्छा आया था। मतलब सब्जेक्ट से ज़्यादा हार्ड लगा क्या आपको? ये अब थोड़ा सा उसमें था तो विज्ञान का ही थोड़ा सा लगा मेरे को, क्योंकि हम उधर आर्ट्स वाली है तो, और बाकी तो छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन अच्छा है? हाँ। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहते हैं सब बढ़िया था इस बार था, पिछले बार का अपेक्षा ना इस बार अच्छा था। परीक्षा के बारे में बिलासा कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि उनके कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें 480 परीक्षार्थियों का केंद्र था, जिसमें 59 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परीक्षा का केंद्र इस महाविद्यालय में रखा गया था और 480 परीक्षार्थियों का परीक्षा था, जिसमें से 59 स्टूडेंट जो है एब्सेंट थे और 421 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। और परीक्षा के दरमियान हमने पूरी तरह से सतर्कता बरती है और परीक्षा अब संपन्न हो गई है। परीक्षा देकर लौट रहे छात्र छात्राओं में उम्मीद और आत्मविश्वास देखा गया। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर चयन हो गया तो यह उनके करियर के लिए बड़ा मौका साबित होगा। कुल मिलाकर व्यापम द्वारा आयोजित प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा बिलासपुर जिले में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। डीएसपी मैखलेंद्र प्रताप सिंह को समाज से बहिष्कृत किए जाने के बाद अब यह मामला और गंभीर हो गया है। रविवार को तंवर समाज के दर्जनों बुजुर्ग, महिलाएं और युवा बिलासपुर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाते हुए डीएसपी पर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। समाज का कहना है कि डीएसपी ने कोरबा जिले की घटना की एफआईआर बिलासपुर में कोटा थाना में दर्ज कराई, जो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन और एक तरफा कार्रवाई है। दरअसल डीएसपी ने समाज से बाहर की युवती से विवाह किया था, जिसके चलते समाज ने उन्हें बहिष्कृत किया। इसी बहिष्कार के विरोध में डीएसपी के परिवार द्वारा समाज के प्रतिष्ठित लोगों पर एफआईआर करवाई गई, जिसे समाज ने झूठा और बदले की भावना से प्रेरित बताया। समाज की शिक्षिका, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों ने पुलिस विभाग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डीएसपी के दबाव में काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत एसपी और आईजी से भी की गई है। कोटा जो थाना है उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है कि हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे शाखा के, उन पर ये आरोप लगाया गया है कि मीटिंग बुला करके उनकी जो डॉक्टर मैखलेंद्र सिंह हैं, जो डीएसपी हैं, उनकी बहनों के ऊपर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा है। तो उसका वो बिल्कुल गलत है सर, और हम उसका खंडन करते हैं। ये जो आरोप है हमारे परिजनों पे है, जो कि काफी बुजुर्ग हैं, और ये जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उससे उन काफी आहत हैं। और आपके समाज के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि आप डीएसपी के परिवार को बहिष्कृत कर दिए हैं, कि शादी उन्होंने किसी और समाज से किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, वो दूसरे समाज से किया है, लेकिन हमने बहिष्कृत शब्द कहीं पे उपयोग किया ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। हमने कोई किसी प्रकार का बहिष्कार किया नहीं है। वो अभी भी समाज में आते जाते हैं, उनके जो रिश्तेदार उनके घर में आते हैं। इसमें कोई जो है गलत फहमी नहीं है सर हमको। पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है मैडम। सर, मामला दर्ज किया वो झूठा है सर, बिल्कुल झूठा है। आप तह तक जाएं और इसकी छानबीन करें। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप? सर, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो समाज है
है ना, समाज के जो बुजुर्ग हैं उन लोग को न्याय मिले सर, हमको भी न्याय मिले, हम परेशान हैं। डॉक्टर मिथिलेंद्र प्रताप सिंह ये पुलिस विभाग में है, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत शब्द बोल करके अपमानित कर रहे हैं। ऐसा गलत इल्जाम करके ये थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं जो सरासर गलत है। तो ये तो समाज से बहिष्कृत करने का आरोप, ऐसा आरोप लगा है। नहीं, ऐसा तो बहिष्कृत वाला कोई बात नहीं है, कोई तो बताया ना, झूठा इल्जाम लगाकर। क्या चाहते हैं, क्या मांग? वो जो झूठा इल्जाम लगाकर जो रिपोर्ट दर्ज कराए हैं वो हम परेशान हो गए। किसी के पास शिकायत की है कि पुलिस के बड़े अधिकारी के पास शिकायत की है? अभी तक तो नहीं की। देखिए, ये सदगढ़ समाज वाले हैं, इनकी अपनी एक अस्मिता है, इनका एक अलग रूल है। इसमें जैसे कोई हमारे समाज में बड़ा अधिकारी हो जाता है तो हम लोगों को गौरव महसूस होता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। ये जो बहिष्कृत शब्द यूज किया जा रहा है, समाज ने बिल्कुल बहिष्कृत नहीं किया है, और इसलिए सबसे पहले हमने इस बात का विरोध किया कि हमने इनको समाज से बहिष्कृत नहीं किया। हाँ, मीटिंग में जरूर बुलाया था। 14 तारीख की मीटिंग में जो आरोप लगाया गया है कि जो डीएसपी साहब है मखलेंद्र प्रताप सिंह, उनकी बहनों को गाली गलौज किया सीनियर लोगों ने समाज, और एकदम झूठा, सरासर झूठा आरोप है, जिसकी एफआईआर 2 महीने बाद की गई। इसका मैंने शिकायत किया है एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, आईजी साहब को शिकायत किया है, और इसे पद का दुरुपयोग है और एक पक्षी कार्रवाई की गई है, और समाज के गणमान्य बुजुर्ग लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर की गई है। हमारे ही समाज का जो बड़ा पदाधिकारी बन गया है, जिससे हमको गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज से डीएसपी बना है, तो अब हमको दुख महसूस हो रहा है कि हमारे समाज से डीएसपी बन गया और हमारे समाज के ही लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। देखिए, हमने एसपी, डीएसपी और आईजी साहब को सब लेटर लिख दिया है, तो झूठी एफआईआर की गई है। इसमें हम कानूनी रूप से इसको लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि 14 तारीख को ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई कि उनकी बहनों को कोई गाली गलौज करे। घटना स्थल कोरबा, मीटिंग कोरबा में हुई, तो एफआईआर तो कोरबा में होनी चाहिए। तो उनकी जो महिला मित्र है डीएसपी साहब की, उन्होंने हमको पहले 160 का नोटिस, सब समाज के लोगों को बुला के 160 का नोटिस देके पहले प्रताड़ित किया, और हमने लिखित में दिया कि साहब हमने इनको समाज से बहिष्कृत नहीं किया। हाँ, नोटिस जरूर जारी किया कि आपने जो ये कृत्य किया है उसके लिए आप हमको जवाब दें, समाज की हैसियत से जवाब दिया। तो उन्होंने जवाब ये दिया है कि हमारे खिलाफ 14 तारीख की घटना की एफआईआर कोटा थाने में, जो उनका क्षेत्र नहीं है, घटना स्थल नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है, वहाँ अपना पद का दुरुपयोग करते समाज के गणमान्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, और आगे इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे कानून। सावन का महीना आमतौर पर हरियाली का माना जाता है। यही वजह है कि इस महीने को महिलाएं हरियाली के रूप में मनाती हैं। हरियाली के इस मौसम को हरे रंग के वस्त्र पहनकर उत्साह के रूप में महिलाएं इस पूरे महीने को मनाती हैं। इसी कड़ी में रविवार को चंद्रा समाज द्वारा हरेली व सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन जबड़ापारा त्रिवेणी नगर स्थित सामाजिक भवन में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद चंद्रा समाज की महिलाओं ने इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया, तो वहीं नृत्य संगीत के माध्यम से उपस्थित समाज के सदस्यों को एक समूह में जोड़ने की कोशिश की गई। चंद्रा समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष हरेली एवं सावन उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। उसी प्रकार इस बार भी हरेली और सावन उत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने प्राथमिकता रखी थी कि महिलाएं जो भी प्रतिभागी भाग लेगा वो 8 तरह का श्रृंगार करके आएगा। उसी तरह से पुरुष वर्ग भी जहाँ तक हो सके उन्हें भी कहा गया था कि आप भी ग्रीन ड्रेस कोड पे आइएगा, ताकि यह जो सावन का आनंद है वो और रियलिटी हो सके। इसीलिए सारी बहनें ने बहुत ही अच्छा, सुंदर, एकदम मज़ेदार ड्रेसों में आई हैं, और ये हमारी बहनों ने मिलकर इतना सुंदर गेम रखा जिसके माध्यम से सावन सुंदरी का चयन किया गया, और यह सावन सुंदरी के इस गेम में हमारी विनर रही कपिल पूर्णिमा, सावन सुंदरी आज की बनी। सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी ने खेल का बहुत आनंद लिया। हम सब ने बहुत मेहनत की थी, हरी हरी चूड़ियाँ, बिंदी, रंगीन कपड़े, सब ने बहुत मेहनत किया, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और मैं फिर फाइनली सावन सुंदरी बनी। चंद्रा समाज द्वारा आयोजित आज हरेली मिलन एवं सावन उत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से और पारंपरिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेल और सामाजिक संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के वरिष्ठ जनों, युवाओं और बच्चों के उत्साही सहभागी देखने को मिली। आयोजन का उद्देश्य हमारा परंपरा से जुड़ाव और सांस्कृतिक एकता का विरासत और को संभाल के रखना है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।